तो चलिए सुनते हैं आज एक पुरअसरार कहानी। 1997 में जब अब्बा जी ने सी सेंटर के गुंजानाबाद इलाके में नया घर खरीदा तो उस वक्त उस इलाके में इतनी आबादी न थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई असूली इंसान थे और अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से बगैर किसी को दिखाए घर का सौदा तय कर लिया था। जब अब्बा घर खरीद चुके थे तो उन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने सी सेंटर में एक घर खरीद लिया है और उसकी फुल पेमेंट भी कर दी है। आज ही मुझे घर की फाइल मिली है तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट करवा देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में सेटल हो जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है अब्बा, जैसे आप कहें, मैं कल ही तमाम सामान शिफ्ट करता हूँ। अब्बा चूंकि बहुत सख्त मिजाज आदमी थे तो उनसे जिरा करने की हिम्मत किसी की ना होती थी। क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद था, इसलिए हर काम की जिम्मेदारी शुरू से ही मुझे ही सौंपी जाती थी। अम्मा और मेरी दोनों बहनें अब्बा से थोड़ा खाइफ थीं कि कम से कम हमें एक बार घर तो दिखा देते लेने से पहले, मगर अब्बा से कहने की हिम्मत किसी में न थी। अब्बा एक तहज्जुद गुजार, पांचों वक्त नमाज के पाबंद, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड के अफसर भी थे। एक सच्चे और खरे इंसान थे। बस वही औसाफ वो मुझ में भी देखना चाहते थे। मुझे भी तहज्जुद में डांट कर उठाते और फिर फजर में भी। तो इसीलिए बचपन से भी ना सिर्फ तहज्जुद गुजार बल्कि पांचों वक्त का नमाजी भी था। बचपन से मुझे तहकीक का बहुत शौक रहा है। मैं इंतहाई निडर इंसान हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, बस तहकीक की जुस्तजू में रहता हूँ। अगली रमजान की चांद रात थी। खैर, मैंने अपने 4 दोस्तों के हमरा नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही ताला खोला तो एक अजीब सी बू थी कि जैसे ये घर सालों से बंद हो। उसमें एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसके साथ यही सहन था, सहन के साथ एक छोटा कमरा, ऊपर जाने की सीढ़ियां और सीढ़ियों के साथ ही अटैच बाथ और किचन था। ग्राउंड फ्लोर में मैंने तमाम सामान दोस्तों की मदद से सेट करवा दिया। फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था जो कि लॉक था और उसकी चाबी अब्बा के पास थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुशादा सी छत थी जिस पर हमने मिलकर वॉशिंग मशीन रख दी और ग्राउंड फ्लोर में तमाम सामान अच्छी तरह सजा दिया था ताकि अम्मा और बहनों को परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए थे। दोस्तों ने मुझसे इजाजत ली और चले गए। अब रात में मुझे अकेले ही रुकना था। फिर सुबह पहली सहरी भी थी और मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं हॉल में ही बड़े सोफे पर लेट गया। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि सहन में बने वाटर टैंक में पानी गिरने की आवाज आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने हाथों से ही पानी पीने की कोशिश की और जैसे ही मैंने टैंक से पानी हाथ में भरा और मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मुझे किसी ने कहा, श्श। मैंने नजर उठाकर चारों तरफ देखा तो कोई न था। फिर से मैंने पानी पीने की कोशिश की तो फिर मुझे आवाज आई, श्श। मैंने फिर से चारों तरफ देखा मगर कोई न था। फिर मैंने पानी पीने के लिए हाथों को मुंह से लगाया। फिर किसी ने श्श। कमोबेश 4 मर्तबा ऐसा हुआ और मैं पानी नहीं पी सका। एक अजीब सी वहशत होने लगी थी। मैंने उठकर वाटर टैंकर का ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखा। मुझे कुछ नजर नहीं आया। फिर ऊपर से पीले बल्ब की रोशनी मजीद वहशत में इजाफा कर रही थी। पूरे घर में एक ही बल्ब लगा था, वो भी बस हॉल में। चारों तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी। मैं सोफे पर आकर फिर से लेट गया तो मुझे छत पर से बर्तन गिरने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं उठकर बैठ गया। फिर लगा कि सीढ़ियों से किसी ने बर्तन जोर से फेंके हैं। मैंने जाकर देखा तो कुछ नहीं था। अब इन तमाम वाकयात की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद हो चुका था कि छत पर से मुझे 2 आदमियों के सरगोशियां करने की आवाज आई। जब मैं सहन में गया तो आवाजें बंद हो गईं। मैं अंदर हॉल में आ गया तो फिर से उन दोनों आदमियों की बातें करने की आवाजें आने लगीं। मैं फिर जाकर देखने लगा तो आवाजें बंद। इसी तरह 3 से 4 बार हुआ। मैं जब आवाज के ताकुब में बाहर जाकर खड़ा होता तो आवाज आना बंद हो जाती। जब अंदर आऊं तो बातों की मुस्तकिल आवाजें आती। अजीब माजरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं फिर उठा, घर का मेन दरवाजा बंद करके अपनी बाइक पर सबका घर में आ गया जहां पहली सहरी की खूब ज़ोको शौक से तैयारी की जा रही थी। मैंने गुस्ल करके सहरी की और फिर नमाज पढ़कर सो गया। रोजा अफ्तार के बाद हमें सी सेंटर वाले घर में शिफ्ट होना था। हम सब वहां आ गए। अम्मा और बहनें किचन समेट कर खाना बनाने का इंतजाम करने लगी और मुझसे छोटा भाई भी मेरे साथ मिलकर छत पर कुछ सामान रखवाने लगा। अब्बा तो सहन के 7 वाला कमरा ले चुके थे कि मैं वहां अकेला रहूंगा। अम्मा और दोनों बहनें हॉल में रहेंगी तो मैंने उनसे कहा कि अब्बा फर्स्ट फ्लोर अब तक लॉक है, उसकी चाबी दे दें ताकि मैं और मेरा भाई वहां की सफाई करके अपने रहने का बंदोबस्त कर सकें। मेरी बात सुनकर अब्बा बोले, चलो लॉक में खोल देता हूँ।
अब्बा की बात सुनकर मैं और भाई दोनों अब्बा के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब्बा ने फर्स्ट फ्लोर के कमरे का लॉक खोला तो वहां खून के निशान थे और खून जमा हुआ था। खून की बू भी बहुत ज्यादा फैली हुई थी कि सांस लेना मुहाल हो गया था। मैं और भाई बू की वजह से नाक पर हाथ रख के खांसने लगे और रूम से बाहर निकल गए। अब्बा ने चाबी मेरे हाथ में देते हुए कहा, बस करो खांसना, जाकर दोनों मिलकर फर्श धो लो, अच्छी तरह धोना, यहाँ एक जानवर मर गया था, ये उसी का खून है। अब्बा के सामने तो कभी किसी ने कुछ बोला है जो हम आज बोलते। मैं और भाई दोनों ही फर्श धोकर अपना रूम सेट करने में लग गए। इसी काम में सहरी का वक्त भी हो गया था। मैं और भाई नीचे आकर सहरी करने में मसरूफ हो गए। सहरी और नमाज से फारिग होकर कुरान की तलावत की। थोड़ा आराम करने के बाद हम सब अपने अपने मशागल में लग गए। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, अपनी पढ़ाई में मगन था। अब्बा भी अपनी जॉब पर चले गए। दिन भर तो अम्मा और बहनें काम और आराम में मसरूफ रहीं। इफ्तार के बाद जब रात का खाना खाकर हम सब सो चुके थे अपने अपने पोर्शन और कमरों में कि अम्मा को ऐसा लगा कि मैंने उनका अंगूठा पकड़कर उन्हें घसीटा है। वो बुरी तरह चीखने लगी तो मैं और भाई ऊपर से नीचे आ गए। अब्बा भी अपने कमरे में आ गए। बहनें भी अम्मा के चीखने पर बहुत खौफजदा थीं। अम्मा ने मुझे डांट कर कहा, मेरे पाँव का अंगूठा पकड़कर तुमने मुझे इतनी जोर से घसीटा कि मैं अपनी जगह से गिरकर यहाँ आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया बिलाल? अम्मा की बात सुनकर मैं छोटे भाई को देखने लगा और छोटा भाई मुझे, क्योंकि हम दोनों एक ही साथ नीचे आए थे। वो भी अम्मा की आवाज सुनकर। मैंने कहा, अम्मा मैं तो अभी ऊपर अपने कमरे से आ रहा हूँ आपकी आवाज सुनकर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। अम्मा मेरी बात पर गुस्सा से कहने लगी, मैंने ख्वाब नहीं देखा, जो कह रही हूँ सच है। अब्बा फौरन अपनी गरजदार आवाज में बोले, बेगम ये तुम्हारा वहम है, चलो सो जाओ, अब सहरी का वक्त भी होने वाला है, कुछ देर आराम कर लो। अब्बा की बात सुनकर हम सब अपने अपने कमरों में आ गए, फिर सो न सके। कुछ देर बाद सहरी का वक्त हो गया था। रोज के मामूल के मुताबिक अपने अपने मशागिल में मसरूफ हो गए। इफ्तार के बाद रात का खाना सोचा कि खुली फिजा में क्यों ना खाया जाए, यानी छत पर, तो हम सब खाने का सामान छत पर ले गए। अम्मा हाइपरटेंशन की मरीज हैं तो खुली फिजा में रहना उन्हें अच्छा लगता है। खाना वगैरह खाकर हम सब कुछ न कुछ सामान लेकर नीचे आ गए। बाकी के बर्तन उठाने के लिए छोटी बहन अकेली छत पर गई तो उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पर हम सब भागते हुए छत पर गए तो वो बेचारी खौफ के मारे बहुत जोर जोर से कांप रही थी और चीख भी रही थी। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा, क्या हुआ है, इस तरह क्यों चीख रही हो? मुझे जोर से पकड़कर वो रोते हुए कहने लगी, भाई यहाँ कोई खौफनाक सी चीज थी जिसे देखकर मैं बहुत डर गई और वो गायब हो गई। अब्बा और मैंने उसे उसका वहम बताकर नीचे ले गए। अगले दिन दूसरी बहन किचन में खाना पका रही थी कि पीछे से किसी ने उसे जोर से नोचा तो वो घबरा कर चारों तरफ देखने लगी, मगर वहां कोई न था। उसके बाजू में दर्द हो रहा था नोचने के बायस। वो डर गई। उसने अम्मा और छोटी बहन को बताया तो अम्मा और बहन भी घबरा गईं, क्योंकि रात में बर्तन गिरने की आवाजें आना और छत पर बातें करने की बहुत आवाजें आती थीं। कोई थप्पड़ मारकर चला जाता, कोई नोच कर चला जाता, देखने पर कोई नजर न आता। हमें उस घर में आए 1 हफ्ता हो चुका था और अम्मा बहनें तीनों बुरी तरह से खौफजदा हो चुकी थीं। अब्बा तो डांट कर सबका वहम बताकर चुप करवा दिया करते थे। उनसे बात करना ही फजूल होता था। मैंने भी उन सब बातों को वहम के तौर पर ही लिया। छोटा भाई भी उन तमाम बातों पर संजीदा न था, जबकि बर्तनों के गिरने और छत पर बातें करने की आवाजें हमने भी सुनी थी। बिरयानी हम सब बहुत शौक से खाते हैं। मैंने फरमाइश कर दी कि आज इफ्तार में बिरयानी बना लो। मैं खजूर खाकर शरबत पीकर नमाज पढ़कर फारिग हुआ और सोचा कि आज बिरयानी सेर होकर खाऊंगा। मैंने कहा, बहन तुम मेरे लिए खाना निकाल कर मेरे कमरे में रखाओ, मैं बस अभी ऊपर आता हूँ। मेरी बहन ने 1 प्लेट में बिरयानी निकाल कर ऊपर कमरे में रख दी। मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो बिरयानी गायब हो चुकी थी प्लेट से। मैं खाली प्लेट लेकर नीचे आया और बहन से कहने लगा, इस खाली प्लेट का अब मैं क्या करूं? जब तुम ऊपर ही खाकर आ गई तो मेरे लिए दूसरी प्लेट में निकाल कर रख देती। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी, भाई मैं अभी अभी तो प्लेट भरकर बिरयानी ऊपर आपके कमरे में रख कर आई हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसकी बात पर मैंने कहा, तो बिरयानी फिर अब कहाँ गायब हो गई? चलो मुझे फिर निकाल कर दो। मेरी बहन किचन में बिरयानी लेने गई तो पूरी बिरयानी का देगचा ही गायब था। हमने फिर पूरा घर ढूंढ लिया मगर बिरयानी का देचका कहीं नहीं मिला।
छत पर बर्तन गिरने की आवाज आई तो मैं भागकर वहां गया तो बिरयानी का खाली देचका वहां पड़ा था। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हम सी सेंटर के इलाके में नए थे, मोहल्ले वालों से इतने ताल्लुकात भी न थे। हमारा घर बीच में था, दोनों तरफ पड़ोस में घर थे। मगर हैरत की बात ये थी कि दिन के वक्त तो वो लोग अपनी अपनी छतों पर आ जाते थे, मगर रात के वक्त उस पूरी गली के लोगों को मैंने कभी भी उनके घरों की छतों पर नहीं देखा था। बस हम लोग ही अपने घर की छत पर जाया करते थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों से मिलकर वापस घर आ रहा था कि अपने पड़ोसी अंकल को बाहर देखा तो उन्हें सलाम करके हाथ मिलाया, फिर अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम बिलाल है, हम आपके पड़ोस में 1.5 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुए हैं। एक्चुअली हम सब अपनी अपनी स्टडी में मसरूफ रहते हैं, फिर रमजान का वक्त भी कुछ ऐसा है कि पता ही नहीं चलता। फिर शिफ्टिंग में भी मसरूफ रहे तो आस पड़ोस में मिलने का वक्त ही नहीं मिला। आप यहाँ कब से हैं? मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे, बेटा मैं तो 15-16 साल से यहाँ पे रहता हूँ। आप लोगों ने ये घर क्यों खरीद लिया? अंकल की बात सुनकर मैं चौंका। मेरे को समझा नहीं अंकल आपकी बात। अंकल बोले, बेटा बिलाल ये घर तकरीबन 16-17 साल से बंद है। इस घर में आज तक कोई नहीं रहा। जब से हम यहाँ इस इलाके में आए हैं इस घर को बंद ही देखा है। ये घर आसेब ज़दा है, यहाँ तो आसेब का बसेरा है। यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ था तो उसके बाद इस घर में जो ताला लगा है ना, अब आप लोगों के आने से ही खुला है। रात इस घर से चीखने चिल्लाने और कहकों की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंजती हैं। बर्तनों के गिरने की आवाजें और भी बहुत कुछ होता है। रात मगरिब के बाद इस गली में कोई भी अपने घरों की छतों पर नहीं जाता, क्योंकि इस घर की छत पर एक नादीदा मखलूक नजर आती है जो सबको डराती है और मना करती है कि रात में छत पर कोई ना आए। बेटा हम तो मगरिब के बाद अपनी छतों पर नहीं जाते, आप कैसे रह रहे हो वहाँ? बेटा मेरी बात मानो तो जल्दी से घर को खाली कर दो। इस घर में जिन नादीदा चीजों का बसेरा है ना, वो आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। बहुत कुछ हुआ है रात मगरिब के बाद इस मोहल्ले के लोगों के साथ छतों पर जाने की वजह से। अंकल की बात सुनकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। फिर मैंने वहाँ के आस पड़ोस के सभी लोगों से तहकीक करना शुरू कर दी। इस घर के बारे में सबने तकरीबन वही बातें कही थी जो हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल ने बताई थी। मजीद मालूमात करने पर मुझे पता चला कि 17 साल पहले इस घर में किसी लड़की का कत्ल हुआ था। लड़की के वालिदैन का इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी, काफी जायदाद की अकलौती वारिस थी। उसने किसी लड़के से शादी कर ली और वो कराची शाह फैसल के इलाके सी सेंटर में सेटल हो गई थी। उसके शोहर ने जायदाद की लालच में फर्स्ट फ्लोर के कमरे में उस लड़की को बंद करके बुरी तरह से कत्ल कर दिया था। वो चीखती चिल्लाती रही, मगर उसके शोहर पर तो लालच का भूत सवार था। ये घर किसी तरह बेचकर वो उस लड़की की सारी जायदाद लेकर कराची से चला गया। जिसने ये घर खरीदा वो उस कमरे में खून देखकर घर को ताला लगाकर चला गया। कोई इस घर में नहीं रहा। 17 साल से ये घर बंद है। इतने सालों बंद रहने और कत्ल होने की वजह से ये घर आसेब का बसेरा बन गया है। आस पड़ोस के लोग मगरिब के बाद अपने घरों की छतों पर जाने से भी गुरेज करते हैं, क्योंकि जब भी कोई छत पर जाता है तो वो मखलूक नजर आकर भयानक रूप में डराती है। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद मैं अब्बा के कमरे में उनसे बात करने गया और उन्हें सब कुछ बताया तो अब्बा कहने लगे, मुझे तो ये सब कुछ पहले से ही पता है, तुम परेशान ना हो और इस बात का जिक्र अपनी माँ और बहनों से मत करना वरना वो डर जाएंगी। अब्बा की बात सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अब्बा जब आपको सब कुछ पता था तो आपने ये घर खरीदा ही क्यों? अगर उस मखलूक ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो? मेरी बात सुनकर अब्बा गुस्सा करते हुए बोले, बस करो बिलाल, इस तरह की बातें। अल्लाह ने इंसान को ज्यादा ताकतवर बनाया है। अच्छा बस अब इस बारे में मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। याद रहे कि माँ और बहनों से मत करना ये बात। अब्बा की बात सुनकर मैं गुस्से में अपने रूम में आ गया। अब तो ये रोज का मामूल था कि खाना बनाकर रखो, पूरा का पूरा खाना बर्तन समेत गायब। कोई थप्पड़ मारता तो कोई नोचकर चला जाता और फिर इधर उधर देखो तो कोई नजर भी ना आता। खैर एक रात में छत पर अकेला ही तकिया चादर लेकर सोने चला गया। रात को मैंने चादर बिछाई, तकिया लगाया और लेट गया। खुली फिजा, खुला आसमान और चांद की रोशनी बहुत दिलकश लग रही थी। ऊपर से ठंडी हवा के झोंके, मैं बहुत लुत्फानंदोज हो रहा था। मेरी नजर पड़ोस के घर के छत पर पड़ी जो हमारी छत से जरा ऊपर थी। उनकी छत पर एक साड़ी पहने हुए औरत मुझे मुस्तकिल देख रही थी। मेरी नजर जब उस पर पड़ी तो मैंने मुस्कुराकर उसे देखा तो उसने अपनी भवें उचकाकर इशारा किया कि क्या है। मैं बस उसको ही देखता रहा था कि 3 बार उन्होंने अपनी भवें उचकाई तो मैंने पहचान लिया कि ये अंकल की वालिदा हैं और वो मुस्तकिल मुझे देख रही हैं। तो मैंने उन्हें मुस्कुराकर सलाम किया।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम सुनते ही उनके बाल एकदम बिखरने लगे, चेहरा भी बिगड़ने लगा। देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर गईं। फिर मेरे जहन ने काम किया कि ये साड़ी वाली खातून अंकल की वालिदा कैसे हो सकती हैं? वो तो मर चुकी हैं। वो मुझे मुस्तकिल घूर रही थी, उनका चेहरा इंतहाई बदसूरत और खौफनाक हो चुका था। जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ था। मैं पसीने में नहा चुका था, मेरे दिल की धड़कनें इंतहाई तेज हो चुकी थीं। मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत को यकजा करके दरूद शरीफ पढ़ने लगा और भागता हुआ नीचे आ गया। उस रात मेरी हालत ना पूछो कैसी थी। जब मैंने अब्बा से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, अब मगरिब के बाद छत पर ना जाना। अब्बा की बात सुनी तो मैं खामोश हो गया, मगर मैंने मगरिब के बाद छत पर जाना नहीं छोड़ा। मैं अक्सर गर्मी की वजह से छत पर जाता। मुझे वो नादीदा कुव्वतें मुख्तलिफ अंदाज में डराती। मैं हिम्मत करता और उनका मुकाबला करने की कोशिश भी करता। जब डर हद से ज्यादा महसूस होता तो नीचे आ जाया करता था, मगर मैंने अपनी हिम्मत को आजमाना ना छोड़ा। इसी तरह आसेब ज़दा घर में रहते हुए बड़ी मुश्किल से हमें 2.5 साल का अरसा गुजर गया। हमें हर तरह से डराया जाता, मुख्तलिफ हरबे आजमाए जाते। इस 2.5 साल के अरसे में अब्बा को भी उन नादीदा कुव्वतों की तरफ से धमकियां मिलती रहीं कि ये घर हमारा है, यहाँ हमारा पूरा खानदान आबाद है, यहाँ हमारा बसेरा है, तुम अपने खानदान को लेकर जाओ वरना तुम में से किसी एक की जान ले लेंगे। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, अगर फिर भी तुम यहाँ से ना गए तो हम सबको मार डालेंगे। इस तरह के वाकयात अब्बा के साथ भी पेश आ रहे थे, मगर अब्बा एक स्ट्रॉन्ग आदमी थे, नमाजी, इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार थे। उन मखलूक से रूबरू बातें किया करते रहते थे। एक दिन अम्मा बाथरूम गई तो उनको किसी ने जोर से धक्का दिया और वो गिर गईं। बहनों ने जाकर अम्मा को उठाया, हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। अम्मा की टांग फ्रैक्चर हो चुकी थी। उन नादीदा कुव्वतों की तरफ से मिलने वाली धमकी पर अब्बा ने संजीदगी से काम लेते हुए एक नया घर ढूंढा और उस घर को हमने कम कीमत में ही फरोख्त कर दिया। उसके बाद हमारे साथ नए घर में कोई और वाकयात पेश नहीं आए।